आज हमारी क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 10। इसके पहले हम 9 क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे इस क्लास को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, पीछे की 9 क्लास आप लोग देख कर आइए, तब आपको ये 10वीं क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। संबंधित क्लास का PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट यदि आपको चाहिए फ्री में, तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन बोला है, किस स्थिति में बढ़ते हुए कॉइल मीटर को माप के लिए रखा जाता है। हमेशा क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी ट्रांसलेटेड होती है तो कभी कभी इनएक्यूरेट हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। इन विच पोजीशन द मूविंग कॉइल मीटर इज केप्ट फॉर मेजरमेंट। किस स्थिति में बढ़ते हुए कॉइल मीटर को माप के लिए रखा जाता है। तो हम एक चीज़ बताएं, जब तो आपको जो फिगर दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो भी बताएंगे, यदि फिगर दिया हो तो बताते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया आपके जो है हॉरिजॉन्टल होता है, किस में वर्टिकल होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्केल, जो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बता रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ये वाला सिंबल, ये कौन सा सिंबल है, मूविंग कॉइल का सिंबल है। ये कौन सा है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। ठीक, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है, ये आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सिंबल हो गया। उसके बाद दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ केवल DC सप्लाई के लिए, ये आपकी केवल DC सप्लाई में काम करता है, DC सप्लाई वो दिखाया हुआ है। ये आपका क्या दिखाता है, ये आपका स्थिति सूचक, जिसकी आपको ज़रूरत है, पहचान की। स्थिति सूचक क्या है, पॉइंटर इंडिकेशन, या पॉइंटर नहीं, सॉरी, पोजीशन, इसे पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन इंडिकेटर, स्थिति सूचक। ठीक, पोजीशन इंडिकेटर। ये आपकी क्या है, ये आपकी स्केल है, ये आपकी करंट की रेटिंग किस में दिखाई गई है, मिली एम्पियर में। ठीक, ये चारों चीज़ आपको हमने बता दी। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, वर्टिकल। किसमें से, स्थिति पोजीशन इंडिकेटर। अब देखो ये दिया हुआ है, लोहे के मीटर के आकर्षण प्रकार में पॉइंटर के विक्षेपण को कौन सी विशेषताएं सक्षम बनाती हैं। लोहे के मीटर के आकर्षण प्रकार पॉइंटर में कौन सी विशेषताएं सक्षम बनाते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इनेबल द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इन द अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन मीटर। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इनेबल द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इन द अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन मीटर। लोहे के मीटर के आकर्षण, मूविंग आयरन टाइप की बात किया है। देखो एक चीज़ बता दें, मूविंग आयरन टाइप में आप जानते हो, हमने बताया था मूविंग आयरन के बारे में हमेशा से जान लीजिए। जब एक क्वेश्चन बताते हैं तो उसके साथ में हम 2-3 चीज़ें और बता देते हैं। जैसे मूविंग आयरन है तो इसके साथ में क्या बताएं आपको कि मूविंग आयरन हमारा किस में काम करता है, AC और DC दोनों पे काम करता है। ठीक, दूसरी चीज़, इसका स्केल कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। कुछ प्रतिबंधें, कुछ शर्तें होती हैं। कौन स्केल कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर, इसका स्केल नॉन लीनियर। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ देखें, इसमें मूविंग आयरन में AC DC दोनों में काम करता है। नॉन यूनिफॉर्म स्केल देता है, जो इसका थीटा होता है वो I² होता है। ठीक, विक्षेपण आपका क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है, लेकिन धारा के वर्ग के समानुपाती। I² दिया है ना, धारा के वर्ग के। अब चल, तो इतनी चीज़ हम जान गए। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ है वेट ऑफ द सॉफ्ट आयरन पीस, तो ये कोई सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसकी विशेषताएं हमने आपको बताई हैं। डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये बोल रहा है डिफ्लेक्शन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो ऐसा कहाँ है, डिफ्लेक्शन जो आपका है ये तो हमने बताया समानुपाती है, लेकिन स्क्वायर के है तो समानुपाती ना, धारा के व्युत्क्रमानुपाती तो नहीं है। ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। उसके बाद दिया हुआ है डिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट डायरेक्शन, डिफ्लेक्टिंग इन कंट्रोलिंग टार्क इज अनइक्वल। ये भी आपका गलत हो गया इसका, क्योंकि हमने बताया था जो आपके 2 टार्क होते हैं, कौन, एक होता है TC, एक TC इक्वल टू TD, कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क। यहाँ पे क्या दिया है, डिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट डायरेक्शन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप चारों चीज़ें स्पेसिफिकेशन याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको ये ना पता होती तो आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपने यहीं से जाना कि ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट डायरेक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर रडार इन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अलॉटेड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन शॉर्ट में ITU बोलते हैं।
शॉर्ट में उसी को ITU बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आवंटित आवृत्ति स्पेक्ट्रम, जो रडार के लिए आवृत्ति किस बैंड का यूज करते हैं, बोला हुआ है रडार के लिए किस फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ITU बैंड 10, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में किससे 10 बैंड फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, किस आवृत्ति को, 10 बैंड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंटर को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में किस कंट्रोल इस्तेमाल को 0 पोजीशन पर रखने के लिए किया जाता है, विच कंट्रोल इज यूज्ड, विच कंट्रोल इज यूज्ड, रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट टू कीप द पॉइंटर एट 0 पोजीशन। पॉइंटर को देखो, हमारा जो पॉइंटर होता है उसको 0 पोजीशन पे रोकने के लिए किसका यूज होता है, स्प्रिंग का यूज होता है। ठीक, स्प्रिंग को शून्य पोजीशन पाने के लिए क्या होता है, स्प्रिंग। जैसे TD लगा, डिफ्लेक्शन हुआ, स्केल हमारी गई, उसके बाद फिर जब हमने क्या बोलते हैं सप्लाई देना बंद किया तो उसमें कंट्रोलिंग टार्क होता है, तो जो प्रोवाइड कराता है ये कौन, स्प्रिंग के थ्रू होता है। तो वापस से पॉइंटर को 0 पे आना होता है ना, तो ये किसके थ्रू होता है, कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्टिंग स्प्रिंग के थ्रू होता है। ठीक, यहीं से आपका टार्क जनरेट होता है। अब डिफ्लेक्शन आएगा तो आपको स्केल पे दिख जाएगा, जैसे 0 पे है स्केल तो आपकी स्केल जो है डिफ्लेक्ट हुई। अब जब जो है वापस उसमें कंट्रोलिंग टार्क लगेगा, TC लगेगा, तो स्केल को वापस से आना होता है ना अपनी पुरानी अवस्था में, शून्य पोजीशन में या कोई और पोजीशन में था, तो वापस से रिवर्स आना होता है। तो वो किससे कनेक्ट होता है, स्प्रिंग से कनेक्ट होता है। तो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे यूज होता है। और स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम के अलावा एक सिस्टम आपके पास और होता है, ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। लेकिन उन इंस्ट्रूमेंट को जिसमें ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को हमें वर्टिकली रखना होता है, वर्टिकली अरेंजमेंट करना होता है। कैसे वर्टिकली अरेंजमेंट करना होता है, जैसे हमारा कोई क्या बोलते हैं ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम होते हैं, तो उनको हम इस प्रकार रखते हैं और यहाँ पर लोड लगाते हैं। इस कारण से हमें उनको वर्टिकली रखते हैं, ताकि जो है हमें क्योंकि ग्रेविटी से कंट्रोल कर रहे हैं ना उनके पॉइंटर को, ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम होता है। ये आपका स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, PMMC मीटर के कॉइल को घुमावदार करने के लिए किस फ्रेम का यूज किया जाता है, वुडन फ्रेम, सिरेमिक फ्रेम, एल्युमिनियम फ्रेम, स्टील फ्रेम। ये बहुत हार्ड हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो है वुडन फ्रेम की बात करें तो ये क्या बोलते हैं एजिंग इफेक्ट भी होता है, उसके बाद साइज भी बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, इसका लाइफ भी कम होता है, इसके लिए यूज नहीं करते। सिरेमिक जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, सिरेमिक का यूज नहीं करते। एल्यूमिनियम हमारा एक तो लाइटली होता है, दूसरा जो है हल्का भी होता है। PMMC मीटर के कॉइल को घुमावदार करने के लिए जो सबसे अच्छा इक्विपमेंट है, मतलब सबसे अच्छा मटेरियल है हमारा, कौन सा होता है, सबसे अच्छा होता है एल्यूमिनियम फ्रेम, सबसे अच्छा होता है एल्यूमिनियम फ्रेम। PMMC मीटर कॉइल को घुमावदार करने के लिए, मीटर के कॉइल को है, जो मीटर की कॉइल है, मीटर कॉइल है, उसको घुमावदार बनाने के लिए किसको यूज करते हैं, मीटर कॉइल को किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, PMMC मीटर में टॉर्क भिगाने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पिंग टॉर्क इन PMMC मीटर। PMMC का मतलब हमने बताया था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। हमेशा याद रखना, फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ लेता है, पूछा हुआ है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पिंग टॉर्क इन PMMC मीटर। डैम्पिंग देखिए, चलो डैम्पिंग की बात की है, डैम्पिंग आपको बता दें, आज तक आपने 3 प्रकार की डैम्पिंग पढ़ी है, आज तक आपने 3 प्रकार की डैम्पिंग पढ़ी है। मैं आज आपको एक और डैम्पिंग बताऊंगा 4 प्रकार की। एक होती है आपकी अंडर डैम्प, एक होता है अंडर डैम्प कंडीशन, ठीक। एक होती है अंडर डैम्प के बाद एक होती है क्रिटिकल कंडीशन, एक होती है क्रिटिकल डैम्पिंग, एक होती है ओवर डैम्पिंग, और एक जो सबसे लास्ट में हम बोल सकते हैं अनडैम्प्ड, ठीक। 4 कंडीशन में बताइए आपको, आपने 3 पढ़ी होंगी, लेकिन एक आज सर ने आपको एक नई बता दी, कौन सी, चौथी पोजीशन क्या होती, अनडैम्प्ड कंडीशन होती। अब अंडर डैम्प कंडीशन में जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है, अंडर डैम्प होती कंडीशन कौन सी हो सकती है हमारी, अंडर डैम्प हमारी हो सकती है कौन सी, ये कंडीशन, ठीक है। क्रिटिकल डैम्प में क्या हो सकती है, क्रिटिकल डैम्प कंडीशन में क्या हो सकता है, क्रिटिकल डैम्प कंडीशन में देखो डैम्पिंग टार्क, ये डैम्पिंग टार्क किससे हो सकता है, 1 से कम हो जाएगा, और क्रिटिकल डैम्प पे इक्वल टू 1 के हो जाएगा। उसके बाद ओवर डैम्प में क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। तो ओवर डैम्प भी हमारे लिए खराब है, अंडर डैम्प भी हमारे लिए खराब है, दोनों का यूज हम
कम करते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादातर हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग का यूज करते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग का मोस्टली यूज करते हैं। अब बोलो सर आपने 3 बता दी लेकिन चौथी आपने नहीं बताई, तो चौथी भी बताएंगे। जब हमने नाम लिखा है तो ऐसा तो है नहीं बताएंगे नहीं। अनडैम्प्ड कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, कोई ऑसिलेशन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दोलन नहीं होता। डेल इक्वल टू जीरो, हमारा जो हमने जो दिखाया आपको डैम्पिंग टार्क के लिए जो सिंबल बनाया, नो ऑसिलेशन, इसमें क्या होता है, कोई दोलन नहीं होता, इस केस में ये जीरो हो जाता है। तो ये 4 स्थिति हमने बताई, कोई दोलन नहीं। सबसे अच्छी हमारे सिस्टम के लिए कौन सा है, बाकी यूज तो करते हैं भाई, सब है तो सबका कहीं ना कहीं यूज है, लेकिन जो हम मोस्टली केसेस में यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग यूज करते हैं। इसके अलावा बात, ये तो हमारी डैम्पिंग पोजीशन थी। अब इसके बाद पूछोगे करोगे टाइप्स ऑफ डैम्पिंग कितनी होती है, तो वहाँ पे देखो आपके 3 प्रकार की डैम्पिंग होती हैं। क्या बोलते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है और ईडी करंट डैम्पिंग होती है। बात करोगे डैम्पिंग टाइप की तो अभी चलो अगला क्वेश्चन आएगा बता देंगे, यही बता देते हैं। बात करोगे टोटल हमारी डैम्पिंग की तो कौन कौन सी होती है, डैम्पिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। एक होती है ईडी करंट डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन 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 डैम्पिंग, और ये बात करें फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल डैम्प, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, अंडर डैम्प, ये डैम्प की कंडीशन हुई। और डैम्पिंग मेथड, डैम्पिंग विधियाँ कितनी है हमारी, 3 प्रकार की हैं, एडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हमने नहीं बताया। पूछा है पीएमएमसी मीटर में टॉर्क भिगाने का उद्देश्य क्या है, टू कंट्रोल द पिवोट पॉइंट, कंट्रोल द ज्वेल्ड बीरिंग, टू कंट्रोल द मैग्नेट फील्ड, कंट्रोल द स्विंगिंग ऑफ द कॉयल। देखो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा कॉयल है, जो कॉयल है हमारी, उसका जो स्विंगिंग होती है, जो कॉयल का रोटेशन हो उसको नियंत्रित करता है। क्या करता है, कंट्रोल द स्विंगिंग ऑफ कॉयल। क्योंकि हमारा जो क्या वो इंडिकेटर होता है, क्या वो जब डिफ्लेक्शन होता है उसमें, अभी देखिए इसको साफ कर देते हैं फिर आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जो कोई बच्चा पीछे नहीं लिखा हुआ है तो इस वीडियो को रिवर्स करके आप जो है इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, आपके आगे वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हेल्प होगा। क्योंकि जो पूरा टॉपिक है ये डैम्पिंग, ईडी करंट, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, मूविंग कॉयल, मूविंग आयरन, इसी सबसे रिलेटेड है, इसी सबसे रिलेटेड है। पूछा हुआ है पीएमएमसी मीटर में टॉर्क, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पिंग टॉर्क इन पीएमएमसी मीटर। तो कंट्रोल द स्विंगिंग ऑफ कॉयल के जो रोटेशन है, कॉयल का जो रोटेशन है उस पर नियंत्रण प्रदान करता है। जो आपकी कॉयल होती है उसके रोटेशन पर नियंत्रण प्रदान करता है, कंट्रोल द स्विंगिंग ऑफ कॉयल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लोहे के मीटर में नरम लोहे के टुकड़े के आकार को क्यों होते हैं। लोहे के मीटर में नरम लोहे के टुकड़े जीभ के आकार के क्यों होते हैं। देखो जीभ के आकार क्यों होते हैं, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मली मतलब कि यूनिफॉर्मली स्केल चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान स्केल पाने के लिए, एक समान पोजीशन में स्केल पाने के लिए, एक समान स्थिति में स्केल पाने के लिए हम इनको जीभ के आकार में स्लॉटेड कर देते हैं। क्या दिया हुआ है, व्हाई द सॉफ्ट आयरन पीस इन मूविंग आयरन मीटर इज टांग शेप्ड, टांग शेप मतलब जीभ के आकार का। देखो दिया हुआ व्हाट अचीव यूनिफॉर्मली स्केल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक रिडक्शन टू डैम्प ऑसिलेशन। तो डैम्प ऑसिलेशन के लिए हमने बता दिया। देखो पिछला क्वेश्चन पढ़ लोगे तो ये वाला ये जो दिया है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। टू जनरेट हीट, इसके लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है, टू अचीव यूनिफॉर्मली स्केल, एक समान स्केल पाने के लिए। क्यों करते हैं टुकड़े के जीभ के आकार का यूज, लोहे के मीटर में नरम लोहे के टुकड़े जीभ के आकार के क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मली स्केल पाना है, एक समान। अगला क्वेश्चन दिया है वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता को कैसे निर्धारित किया जाता है, हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इज डिटरमाइन। दिया है वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता, संवेदनशीलता को बोलते हैं सेंसिटिविटी, 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 संवेदनशीलता। वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता कैसे निर्धारित की जाती है, एफएसडी करंट, मीटर कॉयल रेजिस्टेंस, ओम पर वोल्ट रेटिंग, मैक्सिमम
वोल्टेज मीटर। देखिए अब आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर होगा तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, आप जानते हो वोल्ट मीटर में क्या होता है, रजिस्टेंस लगता है। जब रजिस्टेंस लगता है और क्या होता है, वोल्टेज होता है। वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। और जब हमें अधिक मात्रा की वोल्टेज मेजर करनी है तो हम वोल्ट मीटर में अपना रेंज एक्सटेंशन भी करते हैं, क्या लगा के, रजिस्टेंस लगा के। तो यदि रजिस्टेंस लगाएंगे तो हमें रजिस्टेंस भी तो मेजर करना होगा, कितने ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने हमारा वोल्ट का वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर हमारा कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है ये भी जानना होता है। और रजिस्टेंस कितने ओम का लगा है, अगर इतना हमें 10 वोल्ट वोल्टेज मेजर करना है तो इसके लिए हमें कितना ओम का रजिस्टेंस लगाना है। तो मतलब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सर्किट की, क्या इस प्रकार होती है, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा सीरीज में जो लगाते हैं इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, और मीटर में जब लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। सीरीज सर्किट में, सीरीज में लगा होता है, अभी पीछे हमने इसका क्वेश्चन करवाया भी है। तो जब रेजिस्टेंस होगा तो उसकी पर्टिकुलर रेटिंग होगी, कोई ओम ओम होगा, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, कुछ उसका रेटिंग होगा। तो एक तो उसकी रेटिंग हो गई, तो वही बोला हुआ किसमें करते हैं, ओम पर वोल्ट में। ओम भी होगा और वोल्ट भी होगा। बाकी भाई हमारा वोल्टेज मीटर है ना, तो वोल्ट मीटर रजिस्टेंस लगा तो रजिस्टेंस भी अपनी एक वैल्यू तो लेके आएगा ना, 5 ओम, 10 ओम, तो उसके लिए ओम होना चाहिए। और कितने वोल्ट मेजर करना, उसके मात्रा वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओम पर वोल्ट। बाकी चीजें हैं, मीटर कॉइल रेजिस्टेंस, एफएसडी करंट, और ये मैक्सिमम वोल्टेज मेजरमेंट। वोल्टेज मेजरमेंट तो करेगा, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए उसको रेजिस्टेंस भी तो चाहिए। रेजिस्टेंस भी तो आपने लगाया है, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस भी तो लगाया है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी तो होनी चाहिए। पूछा हुआ है वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता। अब जो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, हमने बताया था रजिस्टिविटी जो होती है, आर किसको प्रभावित करता है, आपके करंट को प्रभावित करता है ना। तो अगर उसकी सेंसिटिविटी चेक करनी है तो वहाँ पे हम प्रतिरोध लगा के चेक कर लेते हैं कि यदि इतना प्रतिरोध लगाएंगे इतने ओम का तो कितना हमारे वोल्टेज में डिफ्लेक्शन आएगा, कितना हमारे करंट में डिफ्लेक्शन आएगा। वैसे भी प्रतिरोध का और धारा का आपस में इनडायरेक्टली संबंध होता है। लेकिन अगर बात की जाए वोल्टेज के केस में, तो वोल्टेज के केस में ऐसा नहीं होता। और उसकी सेंसिटिविटी चेक करने के लिए अगर 5 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो कितना वोल्टेज होगा, 5 ओम के साथ यदि रेजिस्टेंस लगा दोगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आप निकालोगे ना कि इस रेजिस्टेंस से होकर कितना वोल्टेज आपको, यहाँ पे आई आर निकालते हो, फिर V बराबर आई आर निकालते हो ना, V इक्वल टू आई आर। तो क्या निकालते हो, फिर आप निकाला करते हो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, वोल्टापात निकाला करते हो। जब वोल्टेज ड्रॉप निकाल लोगे तो वहां से आपको सेंसिटिविटी पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, सेंसिटिविटी पता चल जाएगी, संवेदनशीलता, कि कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाने में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ओम पर वोल्ट रेटिंग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मापन वाले उपकरण के भरोसेमंद मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर कैरीड आउट इंश्योर द ट्रस्ट रोथली स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापने वाले उपकरण के भरोसेमंद मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, देखो भरोसेमंद का मतलब होता है विश्वसनीयता, कह सकते हो, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ठीक, रिलायबिलिटी या विश्वास, भरोसा, आप समझ सकते हो ना, भरोसा या विश्वास जो भी समझिए। अब हम जैसे कोई बाइक लेते हैं तो हमें विश्वास होता है अगर हम 5 लीटर इसमें पेट्रोल डलवा लेंगे, फ्यूल डलवा लेंगे, तो हम 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चले जाएंगे। हमें एक विश्वास है ना अपनी बाइक पर कि हम 5 लीटर फ्यूल ईंधन डलवाने पर, पेट्रोल डलवाने पर हम 15 से 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जितना भी एवरेज देती है आप चले जाओगे। आपका एक विश्वास हुआ। ये विश्वास आपने कब पाया, जब एक बार आपने मेजरमेंट किया ना, एक बार आपने क्या किया, गाड़ी की टंकी फुल करवाई होगी या 1 लीटर तेल डलवाया होगा, पूरी टंकी खाली की होगी। उसके बाद फिर नॉर्मल स्पीड से 40 की 50 की स्पीड से आप हाईवे में या कहीं पर गए होंगे तो उसका एवरेज निकाले होंगे कि हाँ 1 लीटर में हम 40 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो वही चीज़ है अब ये तो वहाँ पे एक विश्वसनीयता आ गई ना आपको अपने बाइक के प्रति कि एक हमारा एवरेज बाइक कितना देती है, तो उससे आप भविष्य में जब भी कभी जाओगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो वही चीज़ है, दो मापों के बीच में असंशोधन कैलिब्रेशन करना क्या होता है, आपको यही दो मापों के बीच में मापांकन क्या होता है, मापों के बीच में जो अंकन होता है, मापांकन या फिर असांकन, ठीक। तो दो मापों के बीच में जो हम निकालते हैं मापांकन, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। उसी को क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। दो मापों के बीच में असंशोधन को हम कैलिब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको एक्यूरेसी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, शुद्धता बढ़ती है। किसमें, आपकी मेजरमेंट में, सुनिश्चित करने के लिए। भरोसेमंद बोला है ना, वही चीज़ बोला है। तो इसके लिए क्या होता है, कैलिब्रेशन होता है।
तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण। आप इन क्वेश्चन को पढ़िए, रिवीजन करिए। यदि कोई डाउट हो रहा तो पीछे क्लासेस देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा तो अपने दोस्तों से डिस्कस करिए, अपने जो आपके आसपास कोई टीचर हो उनसे डिस्कस करिए, बुक का सहारा लीजिए, चीज़ें सब समझ में आएंगी। ऐसा कुछ नहीं जो समझ में ना आए। और इस चैनल से आपको थोड़ा सा सुविधा मिल रही है, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी लाभ पहुंच रहा है, तो उन सब बच्चों को भी बताओ जो इस सुविधा से वंचित हैं। कहने का मतलब थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दो। हम लोग क्लास लेके आएंगे तो आपको जो है सबसे पहले जानकारी भी मिल जाएगी।